गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज फ्रेंड्स हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन 1 के सबसेक्शन 4 की बात करेंगे, सेक्शन 1 के सबसेक्शन 5 की। सीधे शब्दों में बात करें तो क्या हम लोग बात करने वाले हैं? भारतीय न्याय संहिता के एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं, सीधे सीधे शब्दों में। सेक्शन और सबसेक्शन का चक्कर अगर छोड़ दें तो ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता जो हमारा BNS है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 1 सबसेक्शन 3। और इसके अकॉर्डिंग बहुत क्लियरली हम लोगों ने मेंशन किया था कि भारतीय न्याय संहिता का एप्लीकेशन भारत के अंदर आने वाले हर एक नागरिक और गैर नागरिक, यानी जो सिटीजन्स हैं या जो नॉन सिटीजन हैं, उन सब के ऊपर अप्लीकेबल होगा। और उसमें हर एक वो व्यक्ति लाइबल होगा जो कोई ऑफेंस करता है या कोई एक्ट या ओमिशन करता है एज पर दी प्रोविजंस गिवन इन BNSS, और सर BNS, उसके कॉन्ट्रेरी अगर कोई एक्ट करता है तो किसके ऊपर एप्लीकेशन हुआ? ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के ऊपर, दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होता है, ऐसा हम लोगों ने कल कहा था। सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, वैसे लोग जो कि भारत के नागरिक हैं या वैसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, बट वो भारत की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन करते हैं जिसमें कि BNS के प्रोविजंस का सीधा सीधा उल्लंघन होता है, कॉन्ट्रेरी एक्ट करते हैं, तब उनको गिल्टी किया जाएगा इस भारत के अंदर। ठीक है, ये भारत के अंदर की बात है। ओके। अब इसका सिंपल एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बंदा भारत में आया ताजमहल घूमने के लिए, और ताजमहल घूमने के बाद यहाँ पर किसी महिला के साथ गलत हरकत कर दे, या किसी महिला का कोई पर्स चोरी कर ले, या किसी भी पर्सन के साथ चोरी डकैती रॉबरी मर्डर किडनैपिंग कोई भी ऑफेंस कमिट कर दे, तो है तो वो बाहर का नागरिक, लेकिन चूंकि उसने भारत के अंदर यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया उसने एक्ट गलत किया है जो कि कॉन्ट्री टू द प्रोविजंस ऑफ BNS है, तो उसके खिलाफ सीधा सीधा मामला बनेगा। तो BNS का एप्लीकेशन किसके ऊपर हो गया? गैर भारतीय लोगों पर हुआ, नॉन सिटीजन्स के ऊपर भी BNS का एप्लीकेशन होता है यदि वो गैर नागरिक इंसान अगर भारत की टेरिटरी में आके अपराध करता है तो। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है, उसको भी जरा समझने की जरूरत है। फर्क जरा समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और इसके मैं पहले बता रहा हूँ ना, इसके मटेरियल्स वगैरह रेडी हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो लोग हैं ऑलरेडी यहाँ पर क्लास में जूम के लिए, जूम क्लास से जुड़ चुके हैं, उनको भी मैं बता दे रहा हूँ, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए देखिए, ये रहा आपके सामने मटेरियल। ठीक है, मैं स्क्रीन पे इसको दिखा देता हूँ, ये रहा मटेरियल आपका। ठीक है, सो ये देखिए सेक्शन 4 सेक्शन 1 सबसे एकदम नए वाले एक्ट के अकॉर्डिंग है, और वो डिटेल्ड में है। ठीक है ना, शॉर्ट वाला नहीं है, वो मैराथन वाला नहीं है, ये पूरा मंथन है, मंथन किया हुआ है। ठीक है, सो पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोविजंस जो है सब कुछ लगा करके दिया गया है। ठीक है नाउ, ओके, विथ केस लॉज, जो पुराने केस लॉज हैं अब नए जो आएंगे उसके अकॉर्डिंग नया अपडेट होता रहेगा, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये सारा का सारा मैटर यहाँ पर रेडी हो रहा है। हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन की। अब हम एप्लीकेशन कहाँ करेंगे? BNS का एप्लीकेशन अभी मैं बताने वाला हूँ बहुत शानदार तरीके से। अब इसमें क्या कहा गया है? एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाले यानी कि सबसेक्शन 3 में कहा गया है एवरी पर्सन। समझिएगा बात को, एवरी पर्सन, एवरी का मतलब होता है हर एक आदमी। एवरी शब्द लगा दिया ना, एवरी का मतलब हर एक, एक एक जो यहाँ पर पैदा ले रहा है, वो जो यहाँ पर पैदा नहीं लिया वो भी, हर एक बंदा, हर एक बंदा, एवरी पर्सन। 140 का करोड़ की आबादी है तो 140 का 140 करोड़ यहाँ एवरी के अंदर आ गया। 150 करोड़ की अगर आबादी है तो 150 करोड़ के अंदर 150 करोड़ के लोग आ गए। एक्सेप्शन है वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वो सब सॉरी, राष्ट्रपति और गवर्नर ये सब अलग कर देंगे साइड में। So any person liable by any law for the time being in force in India to be tried for an offense committed beyond India। बोलता है कोई भी व्यक्ति जो कि कहा भारत के बनाए किसी कानून की वजह से, भारत में लागू किसी कानून की वजह से, किसी लॉ की वजह से उसका ट्रायल चलाया जा सकता है, उसको ट्राइड किया जा सकता है, उसका उसके ऊपर विचारण किया जा सकता है
अगर उसने कोई भी अपराध भारत के बाहर के सीमाओं में जाके किया है तब। ओके, सो नाउ बहुत सिंपल सी बात कही है कि अगर इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी कोई भी मान लीजिए भारत का नागरिक है थोड़ी देर के लिए, अगर कोई भारत का नागरिक भारत के देश के बाहर चला गया, युगांडा चला गया, जापान चला गया, जर्मनी चला गया, अमेरिका चला गया, यूएसए कहीं भी चला गया, यूके चला गया, कहीं भी मान लो कहीं भी चला गया, और वहां जाकर के उसने कोई अपराध कमिट कर दिया। अब ध्यान से समझना, अगर भारत के नागरिक हैं, आप दूसरे को छोड़िए, आप अपने ऊपर ले लो। आप गए चाइना, आप गए जापान, आप ही चले गए मलेशिया, आप ही चले सिंगापुर, कहीं भी गए आप, और वहां जाके आपने कोई एक्ट कर दिया। अब वो एक्ट हो सकता है कि उस देश के अकॉर्डिंग वहां पर अपराध नहीं होता होगा, ऑफेंस नहीं होगा, ठीक, लेकिन भारत देश की सीमाओं के अंदर वो अपराध माना जाएगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर कोई भारतीय नागरिक जो कि धर्म से हिंदू है, इतना भी और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, वो भारत के अंदर अगर शादी करना चाहे तो एक समय पर एक ही पत्नी रख सकता है, एक ही महिला से शादी कर सकता है। एक महिला के जीवित रहते दूसरी महिला से शादी कर नहीं सकता। अगर करेगा तो बाइगेमी का ऑफेंस है, और बाइगेमी के ऑफेंस में उसको पनिशमेंट भी मिल जाएगा। ये भी बड़ी सी बात है, सिंपल सी बात है। सो अगर बाइगेमी का अपराध जा करके वो विदेश में करे, वहां पर हो सकता है कि वो अपराध हो या ना भी हो। मान लीजिए कोई कंट्री होगी XYZ, मैं यहाँ पर सब लिख के शेयर कर दे रहा हूँ, ऐसे रुकिए एक सेकंड, मैं आप लोगों को होल्ड करो, एक सेकंड एक सेकंड, देखिए। तो मैं यही बात आप लोगों से कह रहा था कि अगर मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है, और उसमें मान लीजिए कि आप हैं, आप यहाँ पर एक्स हैं, भारत के कानून के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैं आपको एक लॉ भी दिखा देता हूँ, ये है हमारा भारतीय नागरिक संहिता, सो कॉल्ड BNS। और यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर है 82, सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। यानी अगर मैं जीवित हूँ और मेरे जीवित रहते हुए, मतलब मैं जीवित हूँ तो मेरी वाइफ अगर कोई दूसरी शादी कर ले मेरे रहते हुए किसी दूसरे आदमी के साथ, या मैं हूँ और मेरी पत्नी है और मैं मेरी वाइफ के जीवित रहते हुए किसी दूसरे आदमी के, सॉरी, किसी दूसरी महिला से शादी कर लूँ, निकाह कर लूँ, तो उस मामले में यहाँ बहुत क्लियरली कहा है, विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। बड़ा शानदार मामला कहा गया। ठीक है, यहाँ तक बहुत क्लियर है। तो मतलब एक मोटी मोटी बात जो समझने के लिए है वो ये है कि वे भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी के रहते हुए या एक पति के रहते हुए दूसरी शादी करता है, तो हम उसको बाइगेमी बोल सकते हैं। और बाइगेमी का जो ऑफेंस है, ये एक ऑफेंस है, और ये ऑफेंस जो है पनिशेबल है एज पर सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 ऑफ द BNS। यहाँ से ये पनिशेबल है, और 7 साल के लिए जेल की सजा है। अब आप है, आपको खुजली थी, आपको खुजली मचाने की बड़ी जल्दी थी, आप चले गए किसी ऐसे अफ्रीकन कंट्री में, मान लेता हूँ कोई होगा, मैं नहीं जानता एग्जैक्टली exactly, कोई अफ्रीकन कंट्रीज बहुत गरीब कंट्री है जहाँ पर हो सकता है कि कस्टम हो, रिवाज हो, या उस देश का कानून हो कि एक वक्त में एक शादीशुदा आदमी को भी कोई 4 बेटियां 3 बेटियां दे सकता है। तो आपकी पहले से पत्नी जीवित है और आप जा रहे हैं उस अफ्रीकन कंट्री में घूमने के लिए, और वहां पर आपने क्या कर दिया, 1+1+1, यानी कि हो सकता है कि आपने एक ही मतलब 2 शादियां कर ली, और ठीक है मैं चलिए ज़्यादा बोल गया, तो आपको मैं बता दूं आपने 2 लड़कियों से इकट्ठे एक बार शादी कर ली, एज पर दी लॉ वहां से हिसाब से। तो वहां के कानून के अकॉर्डिंग आपने कोई भी अपराध नहीं किया उस अफ्रीकन कंट्री के कानून के हिसाब से। बट चूंकि आप भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होते हुए आपके ऊपर भारत का कानून लागू होगा, तो भले ही भारत में ये जो एक्ट है वो पनिशेबल होगा, वहां पर पनिशेबल नहीं है, तो भी आपके खिलाफ मामला बनेगा और आपको सजा दी जाएगी। दैट इज द पॉइंट विच इज गिवन इन दिस पार्ट। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूँ। सी, अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ क्या लिखा है इन्होंने। लिखा है एनी पर्सन, यहां पर मैं ले लेता हूं ये वाला पार्ट, एनी पर्सन, एक सेकेंड, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ। क्या बोलता है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ। एनी पर्सन का मतलब तो कोई भी हो गया, कोई भी, हर एक व्यक्ति, कोई भी, अगर वो लाइबल है किसी भी कानून की वजह से बाय एनी लॉ। अब एनी लॉ में हमारे पास कोई भी लॉ में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, अच्छा BNS ही मान ले या कोई और लॉ भी मान लीजिए,
सो एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया, और वो जो कानून है अभी भारतवर्ष में लागू है, इंडिया में लागू है, वो रिपील्ड नहीं है। तो वर्तमान में किसी कानून के लागू रहते हुए और उस कानून के तहत वो पर्सन लाइबल हो गया, तो उसका कहते हैं कि उस पर्सन का ट्रायल टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। कहते हैं कि वो जो ऑफेंस है जो उसने भारत देश के बाहर जाकर के किया, शैल बी डिल्ट विथ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। तो उसका जो ट्रायल चलेगा, वो जो बाहर जाकर के अपराध किया, उसके लिए कहता है शैल बी डिल्ट विथ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। तो इस सो कॉल्ड बीएनएस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसके खिलाफ मामला चलाया जा सकेगा, ट्रायल चलाया जा सकेगा। ये पॉइंट यहाँ पर इन्होंने कंसीडर कर दिया। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा पूरा का पूरा ये सेक्शन का सब सेक्शन सी, बहुत क्लियरली मेंशन है, और यहाँ पर आप जाके खुद भी देख सकते हैं। दिस एंड द नेक्स्ट सबसेक्शन डील विद द ऑफेंसेज कमिटेड बियॉन्ड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया एंड रिलेट टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ दिस द संहिता। तो मैंने पहले ही कहा, अगर आप बात किसकी कर रहे हो, हम लोग बात कर रहे हैं सीधे सीधे तौर पर एप्लीकेशन की, यानी कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है हमारा बीएनएस। तो हमने एक बात कही कि भैया देखो ऐसा है, बीएनएस कहाँ कहाँ लागू हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सब सेक्शन 3, अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 4 और अकॉर्डिंग टू 1 का सब सेक्शन 5, ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन की बात करते हैं। 1 6 में भी उसी तरह की बात की गई है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 प्रोविजन है जो एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसमें मैंने आपको पहले ही कल बता दिया था कि यहाँ पर चाहे वो सिटीजन्स हो नॉन सिटीजन्स हो सबके ऊपर लागू होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विद इन इंडिया यहाँ पर अपराध होता है तब ये एक्ट उन सब के ऊपर अप्लीकेबल हो जाता है, यानी बीएनएस। यहाँ पर कहते हैं बियॉन्ड इंडिया, अगर भारत के बाहर जाकर के कोई अपराध करता है तब यहाँ पर ये वाला जो से प्रोविजन है ये यहाँ पर अप्लीकेबल होता है। तो चलिए फिलहाल इसी दो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो नाउ तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखना है, यहाँ पर देखिए बहुत क्लियर, जस्ट एज ए फॉरेन सब्जेक्ट का मतलब जैसे कोई विदेशी अगर लाइबल होता है अंडर द बीएनएस फॉर ए क्राइम कमिटेड इन इंडिया। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि एक बंदा आता है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान में मान लीजिए आगरा आया ताजमहल देखने के लिए, और वहीं आगरा में कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, तो वो लाइबल है, एज पर द इंडियन लॉ लाइबल है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर भारत का कोई नागरिक अगर विदेश चला गया और वहां जाकर के वो अपराध कर देता है, तो अपराध हो सकता है उस देश के हिसाब से ना हो, तो लाइबल नहीं होगा वहां के अकॉर्डिंग। बट हमारे देश के कानून के हिसाब से अगर वो अपराध है तो उसको लाया जाएगा और उसके बाद उसका उसको सजा दी जाएगी। तो देखिए ये लाइन मैंने बिल्कुल क्लियरली रेड से मार्क किया हुआ है, ऑन द रिटर्न ऑफ द ऑफेंडर देयर टू। मतलब क्या है, जब वो पर्सन रिटर्न होकर के भारतवर्ष में कभी भी आएगा तो उसके खिलाफ मामला चलेगा, उसको डील किया जाएगा। सी, it is open to that it is open to that state to punish a subject for an offense under its law committed in a foreign state, and accordingly in some cases a breach of the bns committed outside india is dealt with as it if it has been committed within india। तो खैर मतलब समझ में आ गया, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ इट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। मतलब जो मैंने आपसे बताया, मतलब वो भारत में कमिट किया गया। अब मैंने बताया ना कि भारत में बाइगमी बैन है, भारत में बाइगमी एक अपराध है। कहाँ चल गया ये, ओ भाई, एक सेकंड। भारत में भारत में बाइगमी अपराध है, लेकिन ये भारत में अपराध है। भारत का नागरिक अगर जाकर के किसी दूसरे कंट्री में बाइगेमी कर लेगा तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स सजा मिलेगी, जब तक कि वो भारत का नागरिक ही है। यानी कि जिस समय अपराध किया था उस समय वो भारत का नागरिक है। अब वो पर्सन क्या करेगा, उस पर्सन के इंडिया आने पर उसके खिलाफ मामला बनेगा, उसको सजा दी जाएगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है।
ओके। अब इसी पॉइंट को देखिए थोड़ा सा आगे, मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल से लिखा गया है। एन इंडियन सिटीजन शैल बी, देखिए यहाँ पर क्लियर मेंशन किया, इंडियन सिटीजन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस इन इंडिया इवन इफ ही हैज कमिटेड द ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। मतलब ये बीएनएस कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक भारत के बाहर जाकर के अपराध करता है, भारत की सीमाओं से बाहर जाके करता है, इंग्लैंड में करता है, चाइना में करता है, जापान में करता है, मलेशिया में करता है, सिंगापुर में करता है, कहीं जाके मॉरिशस में करता है, किसी दूसरे देश में जाके करता है, वास्तव में तो वहां उस धरती पे जाके किया, श्रीलंका की धरती पे कर रहा है, जापान की धरती पे जाके कर रहा है, लेकिन उसका दंड यहां पर मिलेगा जब कभी वो भारत लौटता है तब। जो कि बिकॉज ही इज वेल, देखो इसका सीधा लॉजिक है भाई। आप जापान कैसे गए, मैं आप ही बात करता हूं, आप जापान कैसे गए? यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो भारत के पासपोर्ट पर आप चले गए जापान, और भारत के पासपोर्ट जब अगर आप जापान गए, इसका मतलब भारत के जो देश के अंदर जो नियम कानून है उसके कानून से आप बंधे हुए हैं। और भारत का कानून कहता है कि भाई ऐसा है कि आप बाईगेमी नहीं कर सकते हो, एक बीवी है, दूसरी बीवी के चक्कर में पड़ो ही मत, देखो ही मत नजर उठा के, उसको पराया धन मानो। हाँ, तीसरी के पीछे ना पड़ो, चौथी के पीछे ना पड़ो। और आप हैं कि जीवन में जाने जाना एक बार होता है प्यार, ये गाना आपको पसंद नहीं है, तो आपको ये गाना पसंद नहीं है, आप 4 बार प्यार करना चाहते हो, 4 शादियां करना चाहते हो, तो आप चले गए वहां जाके कर लिया शादी। यू आर कैरिंग वैलिड पासपोर्ट ऑफ इंडिया, और भारत के आप नागरिक हैं, वहां जाके अपराध करते हैं, भारत का कानून कहता है देखो भाई, जब तक तुम्हारे पास हमारा पासपोर्ट है हमारा कानून तुम्हारे पीछे लगेगा, दैट्स इट, बात खत्म हो गई, सीधी नटशेल में इतने से बात समझ लीजिए। भारत का पासपोर्ट आप कैरी नहीं करते हैं, आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप जाके अमेरिका में कुछ भी कीजिए, हमें उससे क्या मतलब? अमेरिका का आदमी अमेरिका में जाके 10 लोगों को मारे कि प्यार करे कि 14 लोगों से शादी करे, कुछ करे, उससे हमें क्या मतलब है भाई? जापान का पासपोर्ट है उसके पास, और जापान में जाके कुछ भी करे, वो मलेशिया में जाके करे, वो दुबई में जाके करे, उससे हमारा क्या लेना देना? हाँ, जापान का पासपोर्ट लेकर के इंडिया में आ गया और इंडिया में कांड करेगा तो फिर हम कंसीडर करेंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर आइए, लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड, तो इंडियन लॉ, बाय इंडियन लॉ का मतलब यहाँ पर क्या है, तो वही बस यहाँ पर सिंपल बताना है, देखिए ध्यान से। A person may be tried for an offense committed outside India. He is to be dealt with according to the provisions of this BNS. That is according to its definition, exceptions, and penal provision. Now, under Section 208 of the BNSS, when the offense is committed outside India, अब देखो भारत का नागरिक अगर भारत के बाहर अगर जाकर के अपराध करेगा तो सीधी बात तो है नहीं, तो उसका प्रोसीजर कहाँ से चलता है? वो यहाँ से डील कर रहा है, तो 208 बीएनएस से डील करेगा, बीएनएसएस से डील करेगा, 208 बीएनएसएस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रोविजन क्या है? इसका प्रोविजन कहता है कि कोई भी अगर भारत का नागरिक अगर चाहे हाई सीज में करता हो या कहीं और करता हो, बाई ये पर्सन नॉट बिंग, अगर भारत का नागरिक नहीं है वो शिप या एयरक्राफ्ट लेकिन रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो उसको इस तरीके से डील किया जाएगा मानो कि उसने अपराध जो है भारत के अंदर ही किया था और भारत में ही वो मौजूद था, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। तो मैंने आपसे पहले कहा पासपोर्ट कैरी कर रहे हो, बात खत्म। प्रोसीजर क्या होगा देखिए, तो आपको दो 208 है, इसके अलावा देनी है। प्रोसीजर इन सच केसेस सेक्शन 197 ऑफ द बीएनएसएस, क्या लिखा है? बहुत क्लियर लिखा है, एवरी ऑफेंस, देखिए यहां पर पॉइंट क्या है, सेक्शन 197 है बीएनएसएस, जो कहता है कि अगर कहीं भी अपराध होता है तो उस अपराध का जहां पर किया गया है, उसी अपराध जहां अपराध हुआ है, उस अपराध जहां सेंटर है, वहां पर जो कोर्ट लगता है उसी कोर्ट में जाके ट्रायल चलेगा जहां पर अपराध हुआ है। तो अपराध तो हुआ जापान में, तो जापान जाएं और वहां जाके कोर्ट खोलें और वहां जाके ट्रायल चलाएं, पॉसिबल तो नहीं है बॉस। तो ऐसे मामलों में कहते हैं कि भैया क्या करना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, सी, यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, provides that every offense shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed। अब यहाँ देखिए केस आता है, ये
केस है 1960 का, नरूमल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। रिलीवेंसी है, ऑब्वियस सी बात है, दैट विद द यूज ऑफ वर्ड ऑर्डिनरली। ऑर्डिनरली शब्द का मतलब क्या लगाना होगा? तो ऑर्डिनरली शब्द का मतलब होता है कि जहां पर सामान्य तौर पर अपराध हुआ है उसी जगह पर बात कर रहे हैं। ओके। लेकिन जब हम सेक्शन 208 बीएनएसएस की बात करेंगे, सेक्शन 208 बीएनएसएस की बात करेंगे, तो एक स्पेसिफिक प्रोविजन देता है कि जब कोई भारत का नागरिक और भारत की सीमाओं के बाहर जाकर के कोई अपराध कमिट करता है, तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, वो यहाँ पर कहा गया है। एंड दैट इज व्हाट, यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियरली कहा गया है, बाई ए पर्सन नॉट बीइंग ए सिटीजन ऑन एनी शिप और क्राफ्ट, यहाँ देखिए, एनी प्लेस विद इन इंडिया विथ द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो विथ द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके खिलाफ मामला चलाया जाएगा, दैट्स इट। ओके। इन केस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन स्टेज the person known or reasonably suspected to be the offender having committed the offense outside India is not available in India, तो कहा जाएगा उस देश से कि भैया ऐसा करो, आप हमें एक्स्ट्राडिशन करके दे दो। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है वो भी यहाँ पर बता दिया है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है सरेंडर बाय वन स्टेट टू एनी अदर ऑफ ए पर्सन desired to be dealt with for crimes of which he has been accused or convicted and which are justiciable in courts of the other state। तो मतलब नटशेल में क्या बात हो गई, ये हमारा पॉइंट खत्म। तो हमारा जो पॉइंट बहुत इजी है, तो कुल मिलाकर के नटशेल में हमारे पास आया सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 4, बहुत सिंपल सी बात कहता है कि हमारा जो बीएनएस का एप्लीकेशन है, हमारा उन भारतीय नागरिक के ऊपर लागू होता है जो भारत के नागरिक यहाँ से कहीं फॉरेन में चले जाते हैं, आउटसाइड इंडिया चले जाते हैं, बियॉन्ड इंडिया चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं और वहां जाकर के कोई ऑफेंस कमिट करते हैं। और अगर ये सोचते हैं कि हमने तो अपराध किया है वहां जापान में, चाइना में या दूसरे देश में, तो हम पर कोई अपराध हम पर कोई केस नहीं चलेगा, तो वो गलत सोचते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मामला चलता है और उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन जो दिया गया है 208 बीएनएसएस के अंदर दिया गया है, जो ये साफ साफ कहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मामला चलेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन या सैंक्शन मिलने के बाद चलेगा। सिंपल है, आसान है, कुछ भी करना नहीं है। ओके। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारे पास यहाँ पर है, सेक्शन है 1 सब सेक्शन 5। इसको भी जरा समझते हैं आराम से, देखिए। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, द प्रोविजंस ऑफ इट संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस। सो क्या बोला कि बीएनएस यानी भारतीय नागरिक संहिता के जो प्रोविजंस हैं वो उन मामलों पर लागू होंगे जो कि भारत का नागरिक करता हो या कोई भी पर्सन करता हो, या कोई भी पर्सन जो भारत के बाहर बैठा हो लेकिन भारत के कंप्यूटर को टारगेट कर रहा हो। तो 3 तरह के लोग होंगे, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, ये भी बहुत आसान है। यानी कि भारतीय न्याय संहिता वैसे आदमियों के ऊपर, ऐसे पर्सन के ऊपर अप्लीकेबल होगी जो भारत का नागरिक है, या जो भारत का शिप है, या ऐसा पर्सन जो कि भारत के वैसे बाहर है, उनके ऊपर अप्लीकेबल होगी। सो नाउ सी, इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात कही गई है कि लागू होगा, तो लागू होने का मतलब क्या है, उसको सजा मिलेगी, अपराध अगर साबित होगा तो दंड मिलेगा। लेट्स सी क्या मतलब है, देखिए बहुत क्लियरली मेंशन है इन दिस सेक्शन, यहाँ पर सॉरी, यहाँ से, दिस सब सेक्शन गिव्स सर्टेन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय सर्टेन क्लासेज ऑफ पर्सन। सो इसमें पहला क्लास होता है जो कि है हमारा भारत का नागरिक। ओके। उसी का जिक्र यहाँ पर कर दिया गया। तो वैसे मामलों में क्या होगा, सेक्शन 208 बीएनएसएस लगेगा और जिसके तहत क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल सब कुछ यहाँ पर होगा, भारत के अंदर ही होगा। Next, any investigation of an offense punishable under the BNS and alleged to have been committed outside India by the Indian citizen will not require a sanction of the central government under section 208 of the BNSS. But an inquiry by a court into an offense committed outside India can only be with the sanction of the central government। बहुत शानदार मामला है, अंतर समझ लेना। क्या है मैंने पढ़ के बताना था, वो सुन लो ध्यान से। बीएनएस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, यही सवाल आएगा।
सीधा। एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस, मैं सिर्फ आराम से बता रहा हूं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी अपराध के होने पर होता है। मान लो कोई भी अपराध है, जैसे मैंने बोला बाइगेमी एक अपराध है, तो बाइगेमी एक अपराध है, उसका इन्वेस्टिगेशन हो गया और वो भारत के बाहर किया गया मान लो, उसके लिए सैंक्शन, यानी कि भारत के बाहर देश में अगर कोई नागरिक जाकर के अपराध करता है, उसके लिए सेक्शन 208 बीएनएसएस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आगे सुनना जरा बात पूरी। बट an inquiry by a court into an offense committed outside India, इंक्वायरी का मतलब हो गया कि कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है उसकी बात कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में दोनों में फर्क है सर। तो आप अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोर्ट में मैटर को लाना चाहते हो, कोर्ट में चलवाना चाहते हो, कोर्ट में चला करके सजा देना चाहते हो, कोर्ट में इंक्वायरी करना चाहते हो, ट्रायल चलाना चाहते हो, इन दैट सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेने की जरूरत पड़ने वाली है। ओके। नाउ देखिए बहुत साफ साफ बहुत क्लियर मेंशन किया हुआ है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। देखो नोट्स बनाने में बड़े मेहनत लगते हैं, पहले बता दे रहा हूँ। नाउ सी, फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 बीएनएस, the offense must be committed within the territory of India. If the offense have not been committed within the territorial limits of India, the provisions of BNS as also BNSS would not apply. तो बड़ा क्लियर ये भी मामला है। तो आप कहोगे सर का, तो जहां पर सर भारत है उसी की बात कर रहे हैं हम, भारत है उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तो जहां भारत का झंडा लग रहा है वहां पर। भारत का मतलब क्या होता है, भारत का मतलब दो तरीके से समझना होता है। एक तो भारत का मतलब है भारत देश, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाला भारत देश, जहां हम लोग अभी बैठे हैं वर्तमान। दूसरा हो गया कि जैसे भारत की एम्बेसी होगी, तो भारत की अगर एम्बेसी हो गई तो वहां पर भारत देश का झंडा लग रहा है। तो जहां पर भारत देश का झंडा लग रहा है और ये भारत की एम्बेसी है ऐसा बता दिया गया, तो उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जितने दूर भारत की एम्बेसी है उस वाली जगह पर की बात कर रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं। तो वहां पर भी भारत का कानून लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। सो नाउ द पॉइंट हियर इज, बहुत सिंपल वे में पॉइंट क्या निकल के आया कि भाई भारत की टेरिटोरियल लिमिट के अंदर होना चाहिए, नहीं तो नहीं। नाउ देखिए केस है, और ये बड़ा शानदार मामला है। ये पुराना केस है, ऑब्वियसली 2008 का केस है, लेकिन बहुत आज भी रिलेवेंट बना हुआ है। इसमें इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 498 ए और इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 506 सब सेक्शन 2 ये ऑफेंस था। अब ये जो अपराध करने वाला व्यक्ति था वो कुवैत का नागरिक था, भारत का नागरिक नहीं था। भले था भारत का, लेकिन वहां जाके बस गया तो कुवैती हो गया ना वो। यहाँ के मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया। सोचिए, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, सीजीएम ने, पता इसलिए मैं तक कहता हूँ ना, अगर ये ढंग से मैराथन नहीं मंथन किया होता तो शायद नहीं लेता। तो भारत देश के बाहर का आदमी है, नागरिक है, उसके खिलाफ आपने कॉग्निजेंस ले लिया। इस कॉग्निजेंस को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। ले ही नहीं सकते ना आप सर, नहीं ले सकते, नागरिक तो होने दो भारत का। ठीक है ना। वन बाई वन देखिए, यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है, वन बाई वन। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो देखिए यहाँ पर मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा वन बाई क्लॉज ए। ऑफेंस कमिटेड बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, द लैंग्वेज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 208, क्या करना है आपको, सेक्शन 208 को मिला के पढ़ना है। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि जिस समय अपराध किया गया था, एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, द पर्सन कमिटिंग इट इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जिस समय किया गया था उस वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। So at the time of the commission of the offense, the accused is not a citizen of India. The provision of this section have no application whatsoever. एकदम साफ साफ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि जिस समय अपराध हुआ वो भारत का नागरिक नहीं है, तो उसके ऊपर यह प्रोविजन लागू नहीं किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। नाउ अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा,
सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब है वो पर्सन जो भारत का पहले पासपोर्ट कैरी करता है वो भी भारत का नागरिक कहलाता है। दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब होता है, देखिए सिटीजन्स दो तरह के हो सकते हैं, जो सॉरी पॉपुलेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक सिटीजन एक नॉन सिटीजन। सिटीजन्स को राइट्स मिलते हैं कि भैया वो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकता है, नौकरी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, जो छूट है वो फैसिलिटी है वो सारी की सारी चीजें मिलेंगी। जो एनिमी जो फॉरेनर है उसको ये नहीं मिलेगा, एलियन है उसको नहीं मिलेगा। ओके, नाउ नंबर बी, ऑफेंस कमिटेड ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो कोई भी ऐसा पानी का जहाज या एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड है भारतवर्ष में, दिस क्लॉज एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता वुड अप्लाई ऑल्सो, वहां पर भी लागू होगा। ये बात भी क्लियर है क्योंकि वो क्या लिखा है, भारत देश की सीमाओं के अंदर के डायरेक्टरी में या उनके रजिस्टर में क्या है, शिप रजिस्टर्ड है कि ये भारत का शिप है। तो भारत का शिप होने का मतलब क्या, भारत का झंडा है। भारत का झंडा होने का मतलब क्या है, भारत देश का कानून चलेगा। भारत देश के कानून चलने का मतलब क्या है, उस पर बीएनएस लागू हो जाएगा, बात खत्म हो गई। इतनी सी बात है। ओके, नाउ अब इसी पॉइंट को आगे कंसिडर किया गया फिर, ऑफेंस कमिटेड बाय ये फॉरेन नेशनल इन फॉरेन वेसल, तो मैंने पहले ही बता दिया, विदेशी नागरिक है और विदेशी विदेशी नागरिक विदेशी जगह पर अपराध कर रहा है। क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है भैया, तुमको जो करना है करो, तुम जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो अपना, बस हमारा कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर याद रखना है कुछ पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स जो कि जैसे कि सेक्शन 208 सीआरपीसी, ये इसके बिना काम नहीं करेगा सेक्शन 24 के लिए, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर हमारा एक मामला हो जाता है सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 5, और अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 1 का सबसेक्शन 6 को। आराम से समझना, फाइनल टच दे दूंगा फिर उसके बाद एक समरी पकड़ा दूंगा आपको और सारी चीजें क्लियर जाएंगी। ये भी एप्लीकेशन की बात करता है, ये भी एप्लीकेशन की बात करता है। ये क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है नथिंग इन दिस संहिता, क्या लिखा है, नथिंग इन दिस संहिता shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, airmen in the service of the government of India or the provisions of any special law or local law. Okay, so in the service of government of India or the provisions of any special or local law, और लगा हुआ है या, तो मतलब इसको अगर पढ़ना चाहें तो बहुत सिंपल है। यानी कि हमारा सोकल्ड जो बीएनएस है, तो बीएनएस इसका एप्लीकेशन किन मामलों पर नहीं होगा, वैसे मामलों पर नहीं होगा जहां पर आर्मी नेवी सेलर एयरमैन के लिए कोई एक्ट बनाया गया है और उस एक्ट के तहत उनको दंडित किया जाता है, तो उस पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। वो अपना कानून चलाते रहेंगे, हम अपना जो है कानून चलाते रहेंगे। बीएनएस उसमें हस्तक्षेप नहीं करे, उसमें उसका एप्लीकेशन नहीं होगा, जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। स्पेशल लॉ लोकल लॉ पर भी इसका कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलने वाला है। स्पेशल लॉ का मतलब क्या हो गया, जैसे आर्म्स एक्ट इज स्पेशल लॉ, SC ST एक्ट स्पेशल लॉ, पॉक्सो एक्ट स्पेशल लॉ, तो उस पर भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अब देखो आ गया समरी का टाइम। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, और क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि BNS 2023 का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एकदम सिंपल इंग्लिश लिख रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी सब मिला करके बता करके आपको बता रहा हूँ। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ये किन किन मामलों पर लागू होता है ये। तो अब मैं यहाँ पर आपको अगर ये वाला पार्ट देखना है, तो अभी तक जो प्रोविजंस पढ़ा उसमें हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो सेक्शन 1 का 3, सेक्शन 1 का 4, सेक्शन 1 का 5 एंड सेक्शन 1 का 6। 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। 1 का देखो यहाँ से सब मैं आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंसी से कर रहा हूँ। 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5 और 1 का 6, तो ये चार जो प्रोविजंस है इनके ऊपर सीधे सीधे तौर पर ये एप्लीकेबल होता है। कहाँ गया भाई, ये इस पर एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। इनमें ये जो प्रोविजंस हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये BNS के एप्लीकेशन को डील करते हैं।
मैंने बोला कि डील करते हैं, सिर्फ बताते हैं। बीएनएस के एप्लीकेशंस को डील करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो भी कहते हैं डील करते हैं। लेकिन अब होगा कि नहीं होगा ये तो सब सेक्शन वो प्रोविजन पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। तो यहाँ पर क्या बीएनएस का एप्लीकेशन होगा? देखिए सीधा सा पॉइंट है, सीधा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर होगा, यस ऑफ कोर्स होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन होगा, अप्लाई होगा, इन मामलों में अप्लाई होता है। इसके अलावा सेक्शन का 1 सब सेक्शन 4 बीएनएस, इसमें क्या है? इसमें लागू होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर द टाइम इन फोर्स। तो यहाँ पर मान लीजिए कि भारत के अंदर किया गया है, तो यहाँ पर भी अप्लीकेबल, अप्लाई होगा, लागू होगा। सेक्शन 1 का 5 नाउ, इसमें क्या लिखा गया है? यहाँ पर भी बताया भारत का नागरिक है, तो इसमें भी बीएनएस का एप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। इसके अलावा एक लास्ट बचता है जिसमें कहता है कि भाई इस पे लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर विथ एक्सेप्शनल पॉइंट ये लागू होगा, और नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। विथ स्पेसिफिक प्रोविजन से विथ स्पेशल लॉ। ये अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, ये डिसाइड होगा। ओके। तो एप्लीकेशन का पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसको आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है, कंप्लीट समझ लेना है। एक बार वीडियो ना समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देखना है देख लो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐप के ऊपर जाओ, मजे से देखो वीडियो को। ठीक। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए सेक्शन के साथ। और नया जो सेक्शन होगा वो हमारा ये आएगा कहाँ से? सेक्शन नंबर 2 से। और सेक्शन नंबर 2 से हमें क्या जो डेफिनेशन है उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, बल्कि ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट से नेक्स्ट